नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज ओपिनियन भारत में हम आपको बताएंगे कि कैसे कार्ल मार्क्स बने राहुल गांधी संपत्ति बंटवारे का फार्मूला लागू कर देश और कांग्रेस को कहां लेकर जाएंगे। आइए समझते हैं। राहुल गांधी पर चढ़ा साम्यवाद का भूत, कांग्रेस का बंटाधार कर सकता है। कांग्रेस शुरू से ही मध्यम मार्गी विचारधारा को लेकर चलती रही है, पर राहुल गांधी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता पर कुछ ज्यादा ही जोर देने के बाद अब संपत्ति के समान बंटवारे की बात भी करने लगे हैं, जो उन्हें कट्टर साम्यवाद की ओर ले जा रहा है। लगता है पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी में कार्ल मार्क्स की आत्मा समा गई है। वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे देश की कम्युनिस्ट पार्टियां भी शर्मा जाएं। दुनिया में साम्यवाद के पतन के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा ने रूस, चीन से होते हुए भारत तक में समझौता कर लिया, पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में फिर से साम्यवादी कानूनों को लाने का स्वप्न देख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के जितनी आबादी उतना हक नारे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो यह पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे, संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह हमारा वादा है। राहुल गांधी के कहने का सीधा अर्थ ये है कि वो देश में संपत्ति का समान वितरण करना चाहते हैं। वैसे सुनने में यह वादा बहुत लोक लुभावन हो सकता है, पर देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो देश एक बार गरीबी के दलदल में फंस सकता है। इसकी मार राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पर पड़ सकती है। बड़ी मुश्किल से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह गरीबी के दलदल से भारत की कश्ती को निकालकर बाहर लाए थे। राहुल अपनी पार्टी के नेताओं के उन नेक कामों पर फिर से पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को बेमौत मार देते हैं ऐसे कानून। 1951 के सुधारों के बाद से देश में लगातार उद्योगपतियों की संख्या बढ़ रही है। अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कानून आ जाएं, तो बहुत से उद्योगपतियों के बराबर होते देर नहीं लगेगी। कई बेचारे तो अपने शुरुआती दौर में ही लौट जाएंगे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने व्यंग में राहुल गांधी के इस नए इरादों को दो दोस्तों की बातचीत के माध्यम से डिफाइन किया है। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बता रहा होता है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से बराबरी आएगी, ऐसी बराबरी लानी पड़ेगी। ये बोलकर उसने जो बोलना शुरू किया तब तक नहीं रुका जब तक फुल मजा नहीं आया। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अडानी भी स्कूटर बेचेगा और मैं भी। वो बिजनेस समझता है और मैं उतना नहीं। वो बिजनेस समझता है, उसकी दुकान चल पड़ेगी और मेरी उतनी नहीं। लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं। 5 साल बाद फिर वोट दूंगा, फिर संपत्ति का बंटवारा होगा, फिर अडानी भी समोसे बेचेगा और मैं भी। जो बिजनेस समझता है इसलिए उसकी दुकान चल पड़ेगी और मेरी उतनी नहीं। लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं। 5 साल बाद फिर वोट दूंगा, फिर बंटवारा होगा, फिर अडानी भी भीख मांगेगा और मैं भी। अडानी को भीख मांगते देख कितना मजा आएगा, मतलब फुल मजा। लाइसेंस और परमिट राज का कारण बना था। आज के कुछ साल पहले की बात है। क्यूबा समाजवादी कानूनों वाला देश में मटर की सब्जी पर राशनिंग कर दी गई थी। उस खबर को पढ़ने के बाद याद आया था कि हमारे देश में भी 70 और 80 के दशक में जमकर राशनिंग थोपी गई थी। महीने में एक आदमी को 1 किलो या 2 किलो ही चीनी मिल सकती थी। अगर आपके घर शादी या कोई फंक्शन है तो बड़ी मुश्किल है। हालांकि ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिल जाता था। इसी तरह घर बनाने के लिए सीमेंट पर भी राशनिंग थी। एक स्कूटर खरीदने में 6 महीने से साल भर का समय लग जाता था। भारत में कंप्यूटर और लैपटॉप पर संभावित आयात प्रतिबंधों और सरकार द्वारा आयातकों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कहने के साथ लाइसेंस राज शब्द एक बार फिर से चर्चा में आ गया था। देश में लाइसेंस राज के चलते कोई उद्यम शुरू करना बहुत मुश्किल काम था। 2010 में द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे लाइसेंस राज के अंत से
देश में उद्यमियों का उदय हुआ होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई लोगों ने 1960 को शब्दों के दशक के रूप में माना, जहां केवल अपेक्षाकृत धनी पृष्ठभूमि से सही संपर्क वाले लोग ही अपना व्यवसाय बढ़ाने में सक्षम थे। देश में संपत्ति के समान वितरण के लिए एक बार फिर से राशनिंग, लाइसेंस और परमिट राज की स्थापना होगी। देश में किसानों की बर्बादी का कारण रहा सीलिंग एक्ट। संपत्ति के समान बंटवारे का सबसे आसान उपाय जमीन के समान बंटवारा होता है। खेती के रीडिस्ट्रीब्यूशन सीलिंग एक्ट का ही नतीजा हुआ कि बिहार में खेती बर्बाद हो गई। सभी बड़ी जोत वाले किसान अपनी भूमि अपने नौकर चाकर और रिश्तेदारों के नाम पर करने का गोलमाल करते रहे। सैकड़ों बीघे खेत सालों से पड़ती पड़े रहे। बहुत से लोगों ने अपनी जमीन बटाईदारों को देनी छोड़ दी। उनको डर था कि खेत बटाईदारों के नाम हो जाएगा। खेती पड़ती छोड़े रहे, क्योंकि खेती होती तो लगान देना होता, लगान देते तो फिर खेत बचाना मुश्किल होता। इस चक्कर में न खेती हुई और न ही सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ही हो सका, जिससे जिन्हें थोड़ा बहुत खेत मिला उन्हें न खेती करने का ज्ञान था और न ही उसके पास इतना पैसा था कि वे खेती कर सके। कुछ दिनों में उस खेत से भी हाथ धो बैठे। जिन राज्यों में सीलिंग एक्ट लागू न हो सका वहाँ खेती खूब फली फूली। वहाँ के किसान आज देश के सबसे समृद्ध किसान हैं। संपत्ति के समान बंटवारे का विचार मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। कारखानों में तालाबंदी का कारण बने श्रमिक कानून। संपत्ति के समान वितरण का एक और रास्ता है श्रमिकों का कल्याण। पर श्रमिकों के कल्याण का सबसे लोक लुभावन तरीका है कि श्रम कानूनों को इतना कड़ा कर दिया जाए कि उसे अधिकतम सैलरी मिल सके या कारखानों में मजदूरों की हिस्सेदारी तय हो जाए। पर इस कारण रोजगार सृजन ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई कारखाना खोलेगा ही नहीं। निवेश शुरुआती तौर पर एक जोखिम होता है। यह जोखिम निवेशक के अलावा कोई नहीं उठाता है। जिस मजदूर अथवा श्रमिक की बात की जा रही है उसके लिए श्रम और रोजगार के अवसर इसी निवेश से पैदा होते हैं। क्या कोई मजदूर भला निवेशक हो सकता है? बड़े निवेशक तो जोखिम उठाने को तैयार भी हो जाते हैं, तो छोटे और मझोले निवेशक तो कतई ऐसी जगहों पर निवेश को तैयार नहीं होते जहां उनके हितों की अनदेखी की जाए। निसंदेह श्रम कानून बनाने के पीछे जरूर मंशा यही रहती है कि श्रमिकों के हितों से कोई खिलवाड़ न कर सके। पर जब उद्योग ही नहीं लगेगा तो फिर मजदूर का अस्तित्व ही कहाँ रहेगा। कठोर श्रम कानूनों का आड़ लेकर यूनियन बाजी को प्रक्षय मिलता है। परिणाम हड़ताल होते हैं और कारोबारी देश तथा कारोबार तीनों का नुकसान होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिम बंगाल जैसे व्यापार संपन्न प्रदेश से कारोबारियों का मुंह मोड़ना है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में निवेशक उत्साह नहीं दिखाए, लिहाजा देश का मध्य और पूर्वी भाग का एक बड़ा हिस्सा व्यापारिक लिहाज से आज तक स्वावलंबी नहीं हो सका। दूसरे श्रम कानूनों का लाभ सिर्फ 10% मजदूरों को ही मिल पाता है। कांग्रेस को मध्य मार्ग ही सूट करता है। आजादी के पहले से ही कांग्रेस मध्य मार्गी पार्टी रही है। पार्टी में समाजवादी अतिवादी विचार या उदारवादी अतिवाद को कभी प्रक्षय नहीं मिला। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी आदि को पार्टी में दक्षिणपंथी माना जाता था। वहीं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि को समाजवादी माना जाता था। पार्टी दोनों का बैलेंस बनाकर चलती थी। यही हाल आजादी के बाद भी रहा। जवाहरलाल नेहरू अपने विचारों से पूरा साम्यवादी थे, पर उन्होंने देश में पूंजीपतियों की महत्व को समझा। देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की कल्पना की, जो शायद उस दौर के लिए जरूरी भी था। 1991 का सुधार भी कांग्रेस के समय में ही हुआ। पर अगर राहुल एक बार फिर साम्यवादी विचारों से ओत्र-पोत्र हैं, तो उन्हें इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। क्या आप एक ऐसे नेता को वोट देना चाहते हैं जो वापस कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भारत देश पर लागू करने की सोच रहा है, और जो कई देशों में, हमारे देश में ही पिछले समय में ये साम्यवाद भारत की प्रगति के लिए कितना हानिकारक रहा? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।